हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करना चाहता हूँ इस स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। देखिए, मार्केट में हर निवेशक, हर नया आदमी हो या पुराना आदमी हो, सिर्फ इसीलिए अपने हार्ड ऑफ मनी को लगाता है कि मैं एक अच्छा रिटर्न या अच्छा अल्फा जनरेट कर पाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो यहाँ पे जिसका अनुभव का औसत अधिक होगा, जो मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, जिसकी लर्निंग हाई लेवल की होगी, वही रिटर्न जनरेट कर पाता है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, नए आदमी को 2 से 3 साल तो ये समझने में लग जाता है कि लेना क्या है, कब लेना है, कब एग्जिट करना है, क्या सेटअप है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है। बहुत तरीके की बातें होती हैं जो कि किसी को पता ही नहीं है। नए आदमी ज़्यादातर उन्हीं शेयर को लेते हैं जो शेयर यस बैंक, वोडाफोन, सुजलोन, इन टाइप के शेयर होंगे। आइडिया या रतन पावर, जो 10 रुपये के आसपास के शेयर होंगे, या ट्राइडेंट भी लेंगे। लेकिन एक्चुअली में कोई शेयर खराब नहीं होता है, खराब उसके स्थिति होती है। मेरे मानने से कंपनी तो इसीलिए आती है कि मैं मार्केट से पैसा एक्वायर करूँगी, अपने बिजनेस में डाल के उसको ग्रो करना है। बट ऐसा होता नहीं है। कुछ मैनेजमेंट चोर होते हैं, कुछ कंपनियां मैनेजमेंट अच्छा होता है लेकिन कंपनियां लॉस में आ जाती हैं क्योंकि उनका बिजनेस में मार्जिन नहीं आता। तो बहुत तरह की बातें हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये फंडामेंटली इशू हो जाता है। तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल का ज्ञान आपको ऐसे स्टॉक को फिल्टर करने के लिए मतलब कि वो करेगा, प्रेरित करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर देखिए आपको किसी खदान से सोना निकालना है तो वहाँ पे आपको सोने की संख्या बहुत कम मिलेगी, और उसी खदान में आपको मिट्टी या दूसरे खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आप तो सोना निकालने गए हैं तो आपको दूसरे मेटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपको तो उच्च क्वालिटी का चीज़ चाहिए, तो भाई उसको फिल्टर करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए उस चीज़ की, उस वस्तु की, जिसे को आप ढूंढने के लिए वहाँ गए हैं। तो मार्केट भी वैसे ही है। यहाँ कुछ स्मॉल कैप हैं, कुछ मिड कैप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं और कुछ भंगार कैप हैं। ये चिड़िया सर बोलते हैं ना। तो इसमें मेन चीज़ होता है आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद की जर्नी तय होती है। अब देखिए, ये जो बुल रन अभी गया है 2020 के बाद से 21 तक का, फिर 2023 में चालू हुआ, लेकिन मेरे देखने से 2022 जून में ही चालू हो गया था। वहाँ पे कुछ कैपिटल गुड सेक्टर की कंपनियों ने ब्रेकआउट दे दिया था, कुछ ऑटो सेक्टर की कंपनियों ने ब्रेकआउट दे दिया था। आप जाके चेक कर लेना, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर। उसके बाद बजाज, देखिए मेरे को तो लगता है ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा रिटर्न तो बजाज ने दिया, फोर्स मोटर ने दिया, टीवीएस मोटर ने दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिया। उसके बाद 5वें नंबर पे आता टाटा मोटर। टाटा मोटर मैंने लिया था 533 पे, और डीवीआर भी लिया था 316 के आसपास, अच्छा रिटर्न बनाया। तो ये तो हो गई वो बात। अब चलते हैं इस चार्ट के ऊपर। ये चार्ट क्या कहता है और मैं क्यों ये चार्ट लेके आया हूँ। देखिए, अभी तो कुछ करने लायक है नहीं मार्केट में सिवाय एक चीज़ के। अब जो प्रो ट्रेडर होगा, वो जो कि उसने अच्छा रिटर्न बनाया होगा, वो अभी शांति से सिर्फ एक ही काम करेगा, और वो क्या है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ट्रेडिंग रिलेटेड साइकोलॉजी की बुक पढ़ना, अपने सेटअप को प्रैक्टिस करना कि पास्ट में क्या हुआ था इस स्टॉक में, कि ये पैटर्न क्रिएट हुआ था और यहाँ से मैंने इतना रिटर्न बनाया। और जो लूजर ट्रेडर होंगे वो डेली अपना डीमेट देखते होंगे और उसमें ये देखते होंगे कि आज ये शेयर 5% गिरा और मेरा आज इतना लॉस हुआ। क्योंकि होता है, नए में मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मेरा तो साफ सिद्धांत है, चाहे अगर मेरा स्टॉक 10% नीचे है या 20% नीचे है, मेरे को काटना ही काटना, मैं रखता ही नहीं हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपका कैपिटल सेव है। 10-20 हज़ार जाता है 2 लाख में, कोई बात नहीं है, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
कैपिटल सेव है, उसी स्टॉक में जब रिवर्स होगा मैं डाल के उससे वो पैसा ले लूँगा वापस, वो अपने को आता है। अगर उस स्टॉक में पोटेंशियल है रिटर्न देने का तो। अब वो नीचे गिरता जा रहा है तो भाई वो दोबारा भी एंट्री बनाऊंगा तो फिर पैसा लेगा ही लेगा, देगा नहीं। तो ये सब देखना होता है। अब रही बात, क्या आप करेंगे कि आपका रिटर्न अच्छा बन सकता है, मैं इसका सीक्रेट बताता हूँ, आप जाके बैक टेस्ट कर लेना। इससे बड़ा सीक्रेट कुछ नहीं है जो कि कोई ध्यान नहीं देता है। एक अच्छा रिटर्न बनाने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है आईपीओ का कोई शेयर हो, अच्छी बेहतरीन कंपनी हो, उसको ट्रैक कीजिए। जैसे कि अभी भी समय है 2021, 22, 23, 24, 25, 5 साल में जितने भी आईपीओ आए हैं उनकी लिस्ट निकालिए, उनको ट्रैक कीजिए। ट्रैक करने से जब उनके चार्ट को आप एनालाइज करेंगे तो बहुत से शेयर बहुत ज़्यादा भाग गए होंगे, वो आपके काम का नहीं है क्योंकि उसमें रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है। अब उनमें जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स, आईआरएफसी, आरबीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, मझगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर, ग्राविटा इंडिया, ऐसी केपीआईटी टेक, ऐसी बहुत सी कंपनियां मिलेंगी, काइनास टेक्नोलॉजी, बहुत सी कंपनियां मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बाद से किसी शेयर में मुश्किल से 4 या 5 साल बहुत तेज़ी रहती है। उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है पुराना, फिर उसमें ग्रोथ जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब तक ग्रोथ जब कम होने लगता है तो बड़े प्लेयर एग्जिट मार देते हैं और माल चेप देते हैं रिटेल पार्टी को। क्या बता के यूट्यूब पे, एशियन पेंट ले लो, इसने 10 साल में रिटर्न को 30 गुना किया है। और 2021 से देख लो क्या रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बैंक को देख लो, आईसीआईसी को देख लो, एक्सिस को देख लो, कोटक महिंद्रा बैंक को देख लो, नहीं हो पाता है। क्यों? टीसीएस को देख लो, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, रिटर्न बनेगा लेकिन उस मिड कैप के अपेक्षा में कम बनेगा। क्यों? उन कंपनियों को अभी ग्रो करना है और ये ऑलरेडी कर चुकी है। ये समझने में 3-4 साल ऐसे ही चला जाता है। पहले आदमी ट्रेडर बनने की चेष्टा करता है, अगर फंस गया गलती से तो उसमें फिर इन्वेस्टर बन जाता है, और उसके बाद भी जब पैसा लॉस होगा तो उसको सीखने का दिल नहीं करेगा और डेली डीमेट उठा के बस अपना देखता रहेगा रेड रेड रेड। लेकिन लॉस हो गया, आप डीमेट बंद कीजिए और सीखने पे चेष्टा कीजिए। कम से कम अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया ना तो आप समझ लीजिए कि एक अच्छे ट्रेडर उभर के आएंगे। उसके लिए क्या करना होता है, एक सिंपल सा सेटअप है, इसको समझिए। बातें तो मैं करूँगा वो आपको अच्छी लगेंगी नहीं, और रियलिटी यही है। ये स्टॉक आईपीओ में लिस्ट हुआ, वीकली टाइम मंथली टाइम फ्रेम में, एक्चुअली मैं इसको वीकली पे लगाता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है तो इसको वीकली पे लगाना काफ़ी बेहतर रहेगा, समझ में आएगा। अब ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, जो कि मैं भी पहले करता था, लेकिन मुझे वो पता नहीं था इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता था। तो मैं अपनी एंट्री इसमें कहाँ बनाता, मैं इस जोन पे बनाता। जबकि मेरी एंट्री अब अगर मैं इस स्टॉक में बनाता तो मैं कहाँ बनाता, यहाँ बनाता। कैसे बनाता वो मैं आपको समझाऊंगा। ये लो चिट सेटअप है। यहाँ 2% के स्टॉप लॉस से 3% आपका ज़्यादा से ज़्यादा बैठेगा। आप ब्रेकआउट से पहले ही 20-30% गेन कर लोगे और ब्रेकआउट होने के बाद 20-30% यानी कि टोटल आपका 70-80% आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ मैं एंट्री कैसे बनाता हूँ उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जब आप VCP सीखेंगे ना तो आपका दिमाग का बत्ती जो है ना, जो 100 वाट का वोल्टेज खा रहा था वो 10 वाट LED में कन्वर्ट हो जाएगा और माइंड को भी कूल रखेगा अगर आपने VCP पे प्रैक्टिस कर लिया तो। इसको पूरा समझेंगे कि VCP बनता कैसे है, क्या होता है VCP का फॉर्मूला, और क्यों मार्क माइनर विनी सर इस सेटअप से प्रॉफिटेबल है। ऐसे ही VCP का नाम नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली में VCP वाकई में बहुत ज़बरदस्त सेटअप है और आपको ये बहुत जगह मिलेगा, बशर्ते इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप एंट्री चाहें तो यहाँ ये हो गया इसका तीसरा कॉन्ट्रैक्शन। ये 2, 3 या 4 भी बनाता है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ भी एंट्री बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं बनाना है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, पहली बात तो आपको ये देखना चाहिए कि स्टॉक में गिरावट कितने % की आई है। टोटल 55% की गिरावट आई है।
तो जब ये 55% की गिरावट आई है तो यहाँ पे आपको एक ईएमए का सहारा मिलेगा, और वो है बीसीपी अगर बनता है तो वहाँ 50 ईएमए जरूर होगा। आप ध्यान से देखिए, 50 ईएमए पे आसपास ये जरूर बनेगा। तो हमारी एंट्री थोड़ी यहाँ पे जो है रिस्की हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ से ये निकलेगा तो एंट्री यहाँ भी बनाना कोई अपराध नहीं होगा, एक अच्छा सजेशन होगा। बशर्ते मैं इसको यहीं पे एंट्री बना सकता था, क्योंकि मुझे इस पैटर्न पे भरोसा है। अगर स्टॉप लॉस होना होगा तो यहाँ भी हो जाएगा, स्टॉप लॉस होना होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। मैटर ये करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है। स्टॉप लॉस जितना छोटा, मान लो आपका 2% का स्टॉप लॉस है तो 2% और आप बफर रख सकते हो, 5% का हो गया आपका टोटल, अगर 2-3% का स्टॉप लॉस लिए तो। और स्टॉक अगर टाइट रेंज में जा रहा है तो वहाँ से वो ब्लास्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। कन्फर्मेशन के लिए आप अगर यहाँ मूविंग एवरेज को ना भी लगाएं तो ये जो कैंडल है, कैंडल के ब्रेक होने के बाद आपकी एंट्री परफेक्ट बन जाती है इस जोन पे। और यहाँ से आप स्टॉप लॉस इस नीचे का भी रख सकते हैं, इस कैंडल का भी रख सकते हैं, और यहाँ से देखिए आपका क्या मूव मिला है। तो सेटअप पे प्रैक्टिस करें। अब ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं, जो नए लोग होते हैं उनको एक कैंडल दिख गया आज के डेट में, अरे यार आज तो 5% भाग गया। भागा है भाई, ठीक है, वो गिरेगा तब भी भागेगा, बढ़ेगा तो भी। जैसे कि स्टॉक बढ़ रहा है तो क्या करेक्शन नहीं दे रहा है, उसी तरह जब स्टॉक गिरता है तो क्या उसमें ग्रीन कैंडल नहीं बनता है? बनता है, शॉर्ट कवरिंग आती है, और भी बहुत से मैटर हैं। तो आपको प्राइस नहीं देखना है वहाँ पे, पहले आपको सेटअप देखना है कि क्या वो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जहाँ मुझे वो ट्रेन पकड़नी है। स्टॉक खुद ही आपको उस जर्नी में शामिल करने के लिए एक पैटर्न क्रिएट करता है, लेकिन जब आपकी आई ट्रेंड हो जाएंगी, जो आंखें हैं उस पर जम जाएंगी, तो बॉल फुटबॉल की तरह दिखने लगेगी। इसीलिए बोला जाता है कि क्रीज पे जाके पहले टाइम बताओ धोनी भाई की तरह, उसके बाद हिटिंग करो। तो यहाँ पे सभी लोग जो आते हैं वो पैसा कमाने आते हैं, लेकिन इसके उल्टा अगर जो करे वही प्रॉफिटेबल बनेगा। पहले क्या करना है, सिर्फ कीप लर्निंग पे फोकस करना है। जब आपकी लर्निंग का प्रोसेस 3-4 साल तक कंटिन्यू रहेगा, तब तक छोटे छोटे ट्रेड मारिए। ये मत देखिए कि मैंने पाया क्या, कमाया क्या, ये मत देखिए। ये देखिए कि मैंने सेटअप पे जो प्रैक्टिस की है वो काम कर रहा है क्या, मुझे और सीखना है। 10 सेटअप पे प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका एक सेटअप पे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आने वाले टाइम में आपको 10 सेटअप खुद ही मिल जाएंगे। जब आप YouTube पे अच्छे अच्छे सेटअप को देखोगे, अच्छे अच्छे चैनलों को देखोगे। अब बहुत लोग बोलते हैं फिबोनाची लगा लो, ईएमए लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। लेकिन देखिए, मैंने भी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की थी सीखने के लिए, तो मैं क्या करता था, मैं मूविंग एवरेज का सहारा लेता था। लेकिन जब मैंने देखा यार, अगर मैं मूविंग एवरेज को हाइड कर रहा हूँ, और मैं पहले से ही वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे काम करता था, तो मैं नेकेड चार्ट देखता था, मुझे कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कैंडल ही आपको परफॉर्म बता देगी कि ये स्टॉक में क्या होने वाला है, इसका ट्रेंड क्या है, कहाँ ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अनुभव मिलेगा। मूविंग एवरेज क्या है, एक इंडिकेटर है, यानी कि गाड़ी जा रही है, लेफ़्ट घुमाना है या राइट घुमाना है तो आप इंडिकेटर जला सकते हो, ठीक है। लेकिन ड्राइवर को तो पहले ही पता है ना कि मुझे दाहिने घूमना है, बाद में वो इंडिकेटर जलाता है, किसके लिए, पीछे वाले के लिए, कहीं आके ठोक मत दे, ठीक है। तो उसी तरीके से मूविंग एवरेज है कि कन्फर्मेशन लेना है कि हमारा ट्रेंड जो यंग है मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आरएसआई भी है, आरएसआई कब, बहुत से लोग आरएसआई पे डाइवर्जन पे ट्रेड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भाई उनकी मास्टरी है, मैं ये नहीं बोलता आरएसआई ख़राब है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और प्रीफर करता हूँ, वो है मेरा फेवरेट इंडिकेटर, जिसको मैं बोलता हूँ आरएस रेटिंग। अगर आप ट्रेडिंग व्यू चलाते होंगे तो यहाँ इंडिकेटर में जाएं, इंडिकेटर में जाके इस पे जाएं, यहाँ आरएस रेटिंग लिख के, अगर ये 90 एबव है, आजा भाई, ये बहुत सताता है यार आने में। ये देखिए आरएस रेटिंग आ गया। अगर ये किसी स्टॉक में 90 एबव है तो समझ लीजिए कि अभी स्टॉक में बहुत तगड़ा स्ट्रेंथ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो बता ही नहीं रहा है, ये हुआ क्या है इसको पता नहीं।
तो इस तरीके से मैं इंडिकेटर में पहले तो वॉल्यूम एनालिसिस, प्राइस एक्शन, चार्ट का सेटअप। अब इसमें ये तो हमने VCP देख लिया, IPO बेस ब्रेकआउट भी देख लिया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से इसमें एक अच्छा रिटर्न भी बना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें समझने लायक है। अगर आप समझना चाहें, आपके पास कुछ समय हो खर्चा करने के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग में एक सेटअप होता है, परफेक्ट सेटअप है वो सेटअप क्या होता है, देखिए कोई स्टॉक IPO बेस जब होता है तो उसका इग्नोरेंस फेज क्या होता है और अर्जेंसी क्या होती है, ये आपने नहीं सुना होगा। अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो फेज है इसका, ये इग्नोरेंस फेज है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग आनी चालू हो गई है। अब जब बाइंग आएगी ना तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप कभी भी देखें, कंटिन्यू 4-5 कैंडल, 6 कैंडल, या तो 3 कैंडल, 6 कैंडल, 9 कैंडल, 12 कैंडल ऐसी बननी चाहिए। तो जो कि यहाँ पे 3 और 2 5 और माने तो 6 बनी है या 5 बनी है, इसको छोड़ें। यहाँ पे एक बार देखिए 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप की तो थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। लेकिन इसकी अर्जेंसी परफेक्ट कहाँ से चालू हुई है, कहाँ से इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आनी चालू हुई है, अगर वो चीज़ आप सीख गए ना। क्योंकि जब स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से निकलता है और ब्रेकआउट से थोड़े पहले यानी 20% नीचे, उसमें अर्जेंसी चालू हो जाती है। क्योंकि उसमें अर्जेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टॉक रिटेलर के खरीदने से कभी भी नहीं भागता है, वो स्टॉक म्यूचुअल फंड और FIs के खरीदने से ही भागता है। तो देखिए यहाँ से अर्जेंसी इसकी चालू हो गई, 3 और 3 6 बैक टू बैक कैंडल आए। उसके बाद यहाँ बाइंग को पॉज किया गया। इस पार्टी ने जो यहाँ खरीदारी की है, देखिए यहाँ वॉल्यूम आ रहे हैं ना, पार्टी खरीद रही है, बाइंग को रोक रही है, बाइंग को रोक रही है, तो इसमें वॉल्यूम ड्राई है, यानी कि छोटी पार्टियाँ बेच के निकल रही हैं और बड़ी पार्टी उनका माल को खा रही है। ये एक्युमुलेशन फेज होता है। दूसरी बात यह है कि ये जब ऊपर ग्रीन कैंडल जब बनाएगा ना, एक बार तगड़ी बाइंग डालेगा तो फिर बाइंग को रोकेगा, तो शेयर क्या होगा, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे फिर नीचे आएगा उसके बाइंग जोन पे। लेकिन वो उसको पकड़ के रखे रहेगा कि मेरे बाइंग जोन से नीचे में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे ले जाना है इसको ऊपर। तो कभी भी ये ना देखें कि इसके नीचे वाले रेंज तक ये आएगा ना, ये बहुत लोग गलती करते हैं। अगर ये इसके 20% तक ही, कैंडल के आधा भी आ रहा है, उसकी बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो गई फिर दोबारा, तो ये भी देखना होता है। अगर आपको अर्जेंसी सीखनी है तो देवेंद्र सर का वीडियो है, उनको जाके देखिए, ट्विटर पे उन्हें फॉलो कीजिए। देवेंद्र खुराना हैदराबाद के हैं, ब्रेकआउट, और वो उन्हीं स्टॉकों में ट्रेड करते हैं जो IPO बेस ब्रेकआउट होते हैं। मैंने देखा, इस चीज़ को प्रैक्टिस किया, तब मैंने जाना, अरे बाप, सबसे बड़ा मज़ा तो इन्हीं स्टॉकों में ट्रेड करने में है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो ये बर्बाद हो जाएंगे या फिर एक अच्छी जर्नी तय करते हैं, वो शुरू में ही पता चल जाता है। अगर इन्होंने बेस का ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ से 2x 3x होना ही है, अगर थोड़ा टाइम का ब्रेकआउट है तो। अब नॉर्मली 10 दिन 15 दिन का बेस है तो वहाँ से 30-40% के बाद वो लुढ़क जाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी फ्लाइट है तो उसको एक विमान पट्टी जो कहते हैं ना, जहाँ पे फ्लाइट खड़ी रहती है, लैंड होती है, तो देखते हैं ना वो फ्लाइट 3-4 किलोमीटर तक उस पर दौड़ती है, तो उसी तरह से एक स्टॉक यहाँ पे दौड़ता है, धीरे 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 दौड़ता है और फिर उसके बाद टेकअप। तो यही ये चीज़ होती है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं चलता है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, अपने ट्रेडिंग को जितना सिंपलीफाई रखेंगे आप एकदम पीसफुल ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन जो चार्ट के सेटअप अच्छे होते हैं ना, जो कंपनियां फंडामेंटली अच्छी हैं, उनके चार्ट भी एकदम क्लियर ही बनते हैं, वो देखने से ही पता चल जाता है। ये नहीं कि ऊपर से सेलिंग, वीक ज़्यादा बनेंगे, नीचे से सेलिंग, चार्ट का सेटअप भी खिचड़ी की तरह बना रहेगा, उन शेयरों में मज़ा नहीं है ट्रेड करने में। लेकिन लोगों का अपना अपना पैशन है, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों से, गलतियों से सीख लें तो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अन्यथा
इस मार्केट में बहुत लोग वेल्थ बना भी लेते हैं और बहुत लोग पैसा खो भी देते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन बनाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ हाई है खोने से ज़्यादा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, लोग खोते ज़्यादा हैं, बना कम पाते हैं, क्योंकि किसी को सीखना है ही नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ मैं बहुत बड़ा गुरुदेव हूँ, आप लोगों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करवा रहा हूँ। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े गुरुदेव लोग हैं जिन्होंने CFA चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई करके अच्छे अच्छे जॉब को छोड़ के आज वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में उन्हें महारत हासिल है। ट्विटर पे देखिए निखिल सर हैं, बहुत से ट्विटर पे अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जो मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। मानस अरोड़ा सर हैं, क्योंकि मुझे तो भाई लर्निंग लेनी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, मुझे सिर्फ उनसे गुण सीखना है कि मैं भी इस मार्केट में सरवाइव कर पाऊँ। और गुण सीखने के लिए कोई मनाही नहीं है, फ्री में यहाँ बहुत कुछ है, क्योंकि फीस तो मार्केट ले ही लेता है, तो फिर किसी को पैसा दे के क्यों सीखना जब फ्री में है तो। लेकिन ऐसे चैनल को तो देखिए जहाँ पे कुछ मिल रहा है। अब जो कोच होगा वो आपको सिर्फ बताएगा शॉट ऐसे मारना है, लेकिन जो खुद बल्लेबाज है वो बताएगा नहीं शॉट ऐसे मारना है, लेकिन इस बॉल पे शॉट मारना है। तो दोनों में बहुत का डिफरेंस है। कोच क्या आपको समझा देगा ये ब्रेकआउट है, यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ एंट्री लेनी है, लेकिन इसकी बारीकियाँ जो है एक ट्रेडर जो ट्रेडर का दर्द समझता है वो आपको समझाएगा। क्योंकि मैं खुद से ट्रेड करता हूँ, मेरे भी लॉस होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कितना दर्द होता है, हार्ड ऑफ मनी कितना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई खास अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख के ट्रेड करें, अच्छे अच्छे चैनलों को वॉच करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद मार्केट में उतरें। अब मार्केट में उतर गए हैं तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटे कैपिटल से ट्रेड करें। अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जो ये गिरावट चल रही है ना, अब ये जितने दिन चलेगी, अब बहुतों के नज़रिया से तो बहुत ख़राब है जो लोग फंसे होंगे, लेकिन मेरे नज़रिया से अब जो हो रहा है मैं उसे कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मेरे भीतर अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं। क्योंकि मैंने 2 गिरावट के बाद, कोविड के बाद और 2021 में जो गिरावट आई है और उसमें रसिया यूक्रेन का युद्ध, वहाँ से मैंने देखा है एक एक स्टॉक को। आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख लो, 2900 रुपये का था वो बॉटम में, वहाँ से 19,000 चला गया। आप कल्याण को देख लो, ग्राविटा इंडिया को देख लो, IRFC को देख लो। 800 शेयर थे मेरे पास IRFC के 24 रुपये के हिसाब से, आप समझ लो। तो ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन कभी भी अगर बड़ा रिटर्न बनाना है तो आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि IPO के स्टॉक को ट्रैक करते रहें, एक अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी, और ऐसा एक बड़ा बेस अगर मिल जाता है, आप यही देख लो, मैं आपको 8-10 स्टॉक तुरंत निकाल के दिखा देता हूं, जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि क्यों ये बंदा IPO बेस ब्रेकआउट बता रहा है। अब देखो आप यहाँ देख लो, आपके सामने IRFC का चार्ट, और इसका रिटर्न आप खुद जोड़ लेना। उसके बाद देख लो आप RBNL, देखते जाओ बस आप। ये देख रहे हैं बेस का ब्रेकआउट, 2-3 साल का ब्रेकआउट, और देखिए पैसा 25-30 रुपये का शेयर, हाई देखिए 650 रुपये का। अब यहाँ देखिए ग्राविटा इंडिया दिखाता हूँ आपको, ग्राविटा इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था जो कि कल्याण में भी हुआ है। अब इसको समझने के लिए आपको मंथली पे जाना पड़ेगा। ग्राविटा इंडिया का शेयर यहाँ देखिए, ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ था इस जोन पे हुआ था, और ये IPO बेस का ही ब्रेकआउट था। भले ही शेयर में कुछ रिटर्न नहीं बना, और काफ़ी बड़े दिन का ये पैटर्न था बेस का ब्रेकआउट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक विमान को अगर उड़ना है तो उसे रनवे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एक बेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को बहुत बड़ा मूव देने के लिए। जितना बड़ा बेस होगा ना, और IPO का, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, एक चार्ट और दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। इसका भी नाम आपने सुना होगा, देखिए आपके सामने ही है। बहुत बड़ा, अगर उसको विमान को पट्टी मिलेगी दौड़ने के लिए
तो ही वो गगनचुम्बी छक्का मारेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप बीएससी को भी देख लीजिए। अब बीएससी में क्या हुआ था, बीएससी में इसका जो फंडामेंटल था ना वो काफ़ी बेहतरीन था। तो इसको छोटे से रनवे में ही, यानी कि ये जेट का इंजन था, बड़े वाले हवाई जहाज़ का इंजन नहीं था जिसमें सवारी ट्रेवल करती है। ये अपने एयरफोर्स का सुखोई मान लो, या फ्रांस से जो अभी आई है ना राफेल, उसका इंजन मान लो। उस तरीके से इसने यहाँ तक छोटी सी पट्टी पे दौड़ लगाया, थोड़ी देर के लिए नीचे आया। अब नीचे आया क्यों ये समझिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत लोग बोलेंगे रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने एक अलग वर्ड हो गया, यहाँ पे अर्जेंसी थी। ये देखिए, ये इग्नोरेंस फेज था इसका, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। ये मैंने भी पता नहीं था मुझे आज 4 साल से, लेकिन जब मैंने देवेंद्र खुराना सर का 2 वीडियो देखा तब उन्होंने बताया कि बाबू ये अर्जेंसी होती है। ये किसकी अर्जेंसी होती है? ये अर्जेंसी होती है बड़े प्लेयर की। आप देखो यहाँ तक वॉल्यूम नहीं आए, यहाँ पे ये संकेत क्या दे रहा है? क्या आप हमारे ख़रीदने से ये शेयर में इतनी तेज़ी आई? नहीं, ये बड़े प्लेयर ने ख़रीदा। तो इसके इंडिकेशन के 2 ही सूत्र हैं। पहला वॉल्यूम, ये तो आप बाद में देख ही लोगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या पता चलेगा कि अर्जेंसी होती क्या है। यहाँ ध्यान से देखो, जब इसका ये इग्नोरेंस फेज ख़त्म होगा, यहाँ 6 कैंडल बैक टू बैक बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। अगर हम बेस वाले को नहीं भी जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मान के चलिए, 3 6 9 और 12। अब यहाँ भी देखिए अर्जेंसी किस तरीके से आप रिफाइन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 8 या 9 कैंडल ऐसी बनेंगी, और या तो 12 बनेंगी। और टोटल बुल मार्केट जो होता है 18 महीने का होता है। 18 महीने के बाद मार्केट बेरिश मोड में चला जाता है। अगर एक अच्छा शेयर है, उतने दिन में आपके, अगर उतना दिन बुल रन में वो दौड़ लिया तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो जितने भी बुल रन में शुरुआती दौर में ब्रेकआउट देते हैं, उन स्टॉकों में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो वहाँ से ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे, क्योंकि उनको पूरा रन करने का टाइम मिलेगा। दूसरी बात है, वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग थे तभी तो बुल रन चालू होने के साथ साथ ही उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया भाई। अब जो स्टॉक बुल रन 10 महीने चल चुका है उसके बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे एक्साइड है, एक्साइड का देखो 30-40% रिटर्न के बाद धड़ाम। सियाराम सिल्क मिल को देखो, वहाँ से उसने 90% का रिटर्न दे दिया है 1 मंथ में, उसके बाद धड़ाम। तो ये होता है, बहुत तरह के फैक्टर हैं, सब जोड़ने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। 100% यहाँ कुछ नहीं है, आपका अनुभव सबसे बड़ा है। और ये मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कब मार्केट गिर जाएगा, कब बढ़ जाएगा, किस स्टॉक में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, कहाँ ये मल्टीबैगर बन जाएगा। लेकिन जो आपने सीखा है उस पर अमल करें, उसको और रिफाइन करके और बेहतर से बेहतर करने की चेष्टा करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ज़रूर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।